क्या पढ़ने वाले हम लोग? क्या? हिंदी? तो हिंदी पढ़ने वाले थे कि हिंदी दोनों मैंने लिखा है, सही लिखा है क्या? इसमें गलत कौन सा है ये बताना है आपको। कोई गलत नहीं है। अच्छा, ए के साथ कितना लोग एग्री कर रहा है और बी के साथ मान ली। मानेंगे तो सही है या नहीं? मानने वाली बात नहीं। सही है। बी वाला सही है। बी नंबर और ये गलत है। दोनों सही है, चलिए बहुत अच्छा। दोनों क्या है? सही है। ये दोनों सही है तो क्यों सही है? आप लोग संधि पढ़े हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? हैं? तो मूलो आदमी जिंदा कर दो। संधि कितने प्रकार की? संधि तीन प्रकार की ना होती। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की? उसमें व्यंजन संधि में आपको एक नियम आपको पढ़ना था, शायद आपको याद है कि नहीं है, आप पढ़े होंगे। व्यंजन संधि में आपको एक नियम पढ़ना है। अब ये सही है तो क्यों है, मैं इस बात को बता रहा हूँ। अभी कोई चालू नहीं किया, कोई टॉपिक हम लोग चालू नहीं किया, अभी शुरू नहीं किए। व्यंजन संधि में आपको एक नियम पढ़ना था, शायद आपको याद है कि नहीं। उस नियम का नाम था बाबू स्वर रहित म वर्ण का नियम। क्या नाम था? स्वर रहित म वर्ण का नियम। रहित मतलब समझ? रहित मतलब क्या होता है? आपको दो वर्ड मिलेगा, रहित और सहित, और दोनों एक दूसरे के विलोम है। रहित का विलोम सहित होता है और सहित का विलोम क्या होता है? रहित। इसका विलोम है रहित का विलोम, पूछिए क्या होगा? और सहित का विलोम क्या होगा? रहित मतलब बाबू होता है के बिना। क्या होता है? के बिना या अलग। और सहित मतलब क्या होता है? साथ में। सहित मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है कि स्वर रहित। वैसे वर्ण, वैसे म वर्ण का नियम पढ़ना है जो क्या हो, स्वर से क्या हो, स्वर से क्या हो, अलग हो, स्वर से क्या हो, रहित हो। वैसे म वर्ण का नियम आपको पढ़ना था व्यंजन संधि में। संधि कैसे होती है? तो दो वर्णों के बीच होती है। कहाँ पे होती है? संधि होती है कि संधि होता है? संधि होती है या होता है? प्रॉब्लम है इसमें ना। संधि होती है बाबू। संधि एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? तो संधि होता नहीं, संधि होती है। अगर वाक्य शुद्धि में आपसे पूछ दिया एग्जाम में, वाक्य शुद्धि से भी प्रश्न आता है। आपका जो पूरा व्याकरण है वर्ण विचार से शुरू होता है और वाक्य शुद्धि पे खत्म हो जाता है। कहाँ पे? वाक्य शुद्धि पे खत्म आता है। तो वर्ण विचार से शुरू करेंगे, वर्ण से शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ तक? आपको व्याकरण पढ़ना है। अगर वाक्य शुद्धि से आप में प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, वाक्य शुद्धि से पूछेगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? संधि होता है कि संधि होती है? संधि होती है। संधि होता नहीं है, क्योंकि संधि के स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने क्या बोला कि वैसे म वर्ण का नियम आपको पढ़ना है बाबू जो स्वर से रहित हो, स्वर से अलग हो। और संधि दो वर्णों के बीच होती है। कहाँ पे होती है? दो वर्णों के, दो वर्णों के बीच संधि होती है। तो केवल दो वर्ण का मिलना ही तो संधि है कि नहीं? दो वर्णों का मिलना केवल संधि नहीं कहलाता है। जब दो वर्ण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मिलने से उनमें अगर परिवर्तन हो तो वैसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन को संधि बोलते हैं। संधि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से अगर कोई वर्ण गुजरेगा तो उसमें परिवर्तन होगा, तब उसको हम लोग संधि बोलेंगे। क्योंकि संधि एक विकारी शब्द है। संधि क्या है? विकारी शब्द है। जब हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे संधि विकारी है तो क्यों है। संधि कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। संधि मैंने आपको बताया कि दो वर्णों के बीच होती है। किसके बीच होती है? अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का, यही ना चाहिए हमको। इससे हमको क्या मतलब है, इधर कुछ भी रहे। प्रथम पद का क्या चाहिए और दूसरे पद का क्या चाहिए? संधि हम ऐसे भी लिखते हैं और संधि ऐसे भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको। ये भी सही है दोनों। तो सही है तो क्यों है? क्या? अर्थात आपका कहने का मतलब ये अनुस्वार न होता है। तो आप इसको बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है? हाँ? क्या लिखा हुआ है?
संबंध न, क्या बदल रहे हैं बहुत ज्यादा मौसम की तरह हैं? वैसे नहीं होगा ये बाबू, कुछ नहीं होता है। ये जो अनुस्वार आप दिखते हैं ना, अनुस्वार, ये म वर्ण का संक्षिप्त रूप होता है। म का संक्षिप्त रूप क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है? ये जो अनुस्वार आप देखते हैं कुछ नहीं है, म का संक्षिप्त रूप है। तो आप कहेंगे सर जब ये म है तो इसको कहीं पे हम न पढ़ रहे हैं, कहीं पे इसको म पढ़ रहे हैं। ये सारा खेल है संधि का। जब संधि पढ़िएगा ना तो वहां पे बढ़िया से समझ में आएगा क्यों। और संधि में जब व्यंजन संधि पढ़िएगा, क्योंकि म के बारे में केवल और केवल व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। स्वर संधि में केवल और केवल स्वर वर्णों की चर्चा होती है। अब विसर्ग संधि में स्वर और विसर्ग, व्यंजन और विसर्ग की चर्चा होती है। तो हम इसके बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे? तो व्यंजन संधि में। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ना है, स्वर रहित म वर्ण का नियम। और संधि दो वर्णों के बीच होती है, और केवल दो वर्ण मिलना संधि नहीं कहलाता है। अगर मैं आपसे बोल दूं ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या है? नहीं, ना नहीं है, अ है। क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे अ है। और दूसरा जो पद है इसका प्रथम वर्ण क्या है? वो है प्रथम वर्ण पहले, वो है। तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अ तो एक वर्ण है आपका, वो भी एक वर्ण है। क्या जब ये दोनों मिल रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई विकार उत्पन्न हो रहा है? ऐसे तो नहीं पानी वाला बन गया, या पानी वाला, पान और वाला जोड़ेंगे तो पानी वाला बन जाएगा, पान वाला ही बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे है वैसे ही आ गया, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? अगर वही मैं आपको बोलता हूँ कि ये लिखा हुआ है विद्या और अर्थी, आप कहिएगा सर ये तो हो गया विद्यार्थी। क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? जब अ और आ आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, और मिल के क्या हो जाएगा पूरा? क्या हो जाएगा? अब यहां से अ का लोप हो गया, क्या हो गया? अ तो हट गया है ना। अ आपको दिख रहा है कहीं पे? विद्या तक दिख रहा है, और केवल र और थी दिख रहा है, र और थी जो संयुक्त है वो दिख रहा है। अ का तो लोप हो गया है। मैंने क्या बोला कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन हो तो क्या कहलाता है? परिवर्तन होगा, अर्थात विकार उत्पन्न होगा तो ही संधि कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए इस बात को, मैंने क्या बोला कि परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि केवल बढ़ जाना, परिवर्तन का मतलब घट भी जाना तो हो सकता है। अगर मैं बोला इसमें 20 स्टूडेंट बैठे हैं आज, अगर मैं अगर कल आऊं तो बोलूं कि इसमें तो परिवर्तन दिख रहा है। अब ये भी हो सकता है कि 10 विद्यार्थी आ गए होंगे नए, या जो इसमें से 20 गए 10 को भाग गया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो परिवर्तन का मतलब केवल बढ़ना नहीं, घटना भी हो सकता है, अर्थात जुड़ना नहीं, उसका कहीं लोप भी हो सकता है उसमें से। तो अब यहाँ पे देखिए परिवर्तन हुआ है, जब दो वर्ण आपस में मिल रहे तो परिवर्तन हुआ है ना। तो इसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। परम अधिक ईश्वर परमेश्वर बनेगा बाबू। क्या? अच्छा, संयुक्ताक्षर को जानते हैं, ए और ए, इसकी मात्रा क्या होती है? एगो, और इसकी मात्रा क्या होती है? नीचे नहीं रहेगा, डांटा ही नहीं रहेगा, ठीक है। और इसका ये संक्षिप्त रूप है, ध्यान से देखिए इधर, इसका ये संक्षिप्त रूप है, अर्थात इसका अगर देखा जाए तो सांकेतिक रूप है वो, उसका संकेत ही है तो उसकी मात्रा है। ये कैसे बनता है बाबू? तो अ और ई जब मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनाता है। क्या बनाता है? वर्ड विचार में पूरा पढ़ना है हम लोगों को। क्या बनाता है? अब बताइए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, दूसरे पद का अ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? इसलिए परम अधिक ईश्वर मिलेगा क्या बनता है? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? क्या समथिंग, देखो नियम उसमें नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा सा नियम पढ़ना है व्यंजन संधि में थोड़ा, और थोड़ा सा पढ़ना है विसर्ग संधि को, ना के बराबर। यहाँ पे हमको रटवा दिया था संधि पूरा नियम पे आधारित है, एक भी नियम उसमें नहीं पढ़ना है बाबू, पूरा कंसेप्ट से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट के पीछे है वो। केवल मैथे में प्रूफ होता है कि कैसे होता है, उसमें भी प्रूफ है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप श्रृंगार लिखिए तो कैसे लिखिएगा? श्रृंगार लिख के दिखाइए, श्रृंगार। उज्ज्वल लिख के दिखाइए, उज्ज्वल। उज्ज्वल और श्रृंगार दो शब्द आप लिखिए तो हमको।
इसको पहले क्या पढ़ते हैं बताइए। ये क्या है? स्र है। ये क्या है? क्या है वो? और स्र कैसे बनता है? और र मिलके क्या बनता है? अब ये हुआ स्र, अर्थात स के साथ र मिलता है, तब जाके क्या बनता है? अर्थात ये जो है बाबू, ये डंडा दिख रहा है ना, ये र की मात्रा है। अब क्रम लिखते हैं। अब कृषि आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं आप कृषि। मैंने क्या बोला? श्रृंगार लिखना आपको, श्रृंगार। तो है उसमें री लगाना है, री, श्रृंगार। तो इसको हटाएंगे, इस र की मात्रा को हटाएंगे और इधर नीचे वाला लगाएंगे। दो को कैसे आप र मिला सकते हैं? एक ही में लिख दीजिएगा, ठीक है क्या बोल रहा है? सही। और उज्जवल जो बाबू, उज्जवल ऐसे लिखा जाए, ध्यान रखिए। आप लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये वाला उज्जवल, उज्जवल मतलब होता है सफेद, उजला। क्या है? ठीक है, उज्जवल सही था। कहीं अगर श्रृंगार देख रही, ये सारे के सारा वाक्य किस और शब्द सूत्र के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखना है। अगर कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कैसे लिखा हुआ है, ठीक? क्योंकि वाक्य शब्द सूत्र 60% आपका पूछेगा, 40%। इसको क्या पढ़ते हैं बाबू बताइए आप लोग तो? हाँ? तो क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका शुद्ध उच्चारण बताइए हमको, उच्चारण। क्योंकि अभी आप व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? तो व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध और सार्थक बनाने का काम करता है। अर्थात हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में कैसे बोले, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, ये हमको कौन बताता है? व्याकरण बताता है। कौन बताता है? तो अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछ रहा इसको शुद्ध रूप में क्या पढ़ते हैं? क्या? ये नहीं, संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा है। क्या क्या पढ़ते हैं? संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा नहीं पढ़ते। क्योंकि यह ज्य नहीं होता है, ये ज्ञ नहीं होता है, ये ज्य होता है। क्या होता है? ये ज्ञ नहीं है, ये क्या है? जब आप वर्ण विच्छेद पढ़िएगा, जब वर्ण विचार मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने क्या बताया कि जो स्र है कैसे बनता है, स्र और अ मिल के स्र बनता है। इसी प्रकार जो ये आप ज्ञ बोलते हैं, इसको आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसको जब तोड़ के लिखा होगा, ऐसे देख, य य और अ मिल के क्या बनता है? अगर बताइए कि बाबू ये ज्ञ होता, तो ऐसे टूटता, ऐसे टूटना चाहिए ना इसको। क्या है वो? यह है, क्या है? संज्ञा कोई टॉपिक नहीं पढ़ने आपको व्याकरण में। अगर शुद्ध बात कही जाए तो उच्चारण किया तो संज्ञा नहीं होता है, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अभी सीखना है हम लोगों को। चलिए हम लोग अपने थोड़ा विषय है तो हम लोग अभी हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? अगर हम संधि भी क्यों सही, मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना है व्यंजन संधि में स्वर रहित मैं वर्ण का नियम। अब वो विकार उत्पन्न होना ही संधि है, परिवर्तन ही संधि है, अन्यथा मैंने क्या आपको बताया था कि अगर मैं पान और वाला को मैंने जोड़ दिया था तो क्या बन गया? क्या बन गया था? क्या पान वाला बना तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ? कोई विकार उत्पन्न हुआ? विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। कोई विकार उत्पन्न हुआ इसमें? तो नहीं हुआ। कहने का मतलब कि सदैव हाथ मिलाने का मतलब मित्रता नहीं होती है। ये नहीं कि किसी से हम हाथ मिला लियो मेरा परम मित्र बन गया ना, वो गलती ना। हाथ मिला लेने का मतलब सदैव मित्रता नहीं होती है। अगर हाथ मिलाने का मतलब मित्रता होती तो पहलवान जो अखाड़े में लड़ते हैं कभी नहीं लड़ते, क्योंकि लड़ने से पहले क्या करते हैं? वो हाथ को मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं तो मिलवाया जाता है जबरदस्ती, लेकिन मिलवाया जाता है। तो हाथ मिलाने का मतलब मित्रता नहीं होती है। वैसा ही केवल दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, इसका मतलब संधि नहीं होता है। जब वो दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं और उनके मिलने से उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू संयोग। क्या बोलेंगे?
ये संयोग का पद है, संधि का पद नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और मैंने लिखा था विद्यार्थी, ये संधि का पद था। किसका पद था? क्योंकि इसमें विद्या और अर्थी मिलके क्या बना था? विद्या और अर्थी मिलके क्या बना था? संधि का पद है या संयोग का? इसमें विकार उत्पन्न हुआ था, इसमें परिवर्तन हुआ था, तो ये क्या है? संधि है। क्या है? क्या था बाबू? संधि का पद है। किसका पद है? लेकिन पान वाला किसका पद है? संयोग का पद है। किसका पद है? सारी चीज हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब हमारा टॉपिक आएगा तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेन टॉपिक है आज का। विकार उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अर्थात इस संधि के द्वारा ही हिंदी बना है और संधि बना हुआ है। अर्थात हिम और दी मिल के क्या बना है? हिंदी। सम और धी मिल के क्या बना है? क्या बना हुआ है? कैसे बना है इसकी चर्चा करेंगे। मैंने क्या कि परिवर्तन, परिवर्तन मतलब विकार, परिवर्तन मतलब विकार, मतलब परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब बाबू जब ये संधि करेगा, जब म वर्ण संधि करेगा तो इसमें विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन इसमें दो तरह से होता है। कितने तरह से? एक ये अनुस्वार में बदलता है और दूसरा पंचमाक्षर में बदलता है। किस में बदलता है? पंचमाक्षर समझ में आया ना? पांचवा अक्षर। अब किसका पांचवा अक्षर? तो हिंदी वर्णमाला में आपको वर्ग के बारे में पढ़ना है। वर्ग का नाम सुने हैं? वर्ग कितने होते हैं? 5 को होते हैं। कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और, आप नहीं इधर देख रहे हैं, इधर चल रहा है। वर्ग कितने हैं? इस 5 ही वर्ग की मैं चर्चा करने वाला हूं यहाँ पे। मैंने कहा कि इसके बाद जो भी वर्ण रहेगा, क्योंकि संधि 2 वर्ण के बीच होती है, प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम, यही ना चाहिए हमको? 2 वर्ण चाहिए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे म हलंत है तो इसके साथ संधि कराने के लिए हमको दूसरा वर्ण चाहिए। और दूसरा वर्ण कहने का मतलब कि दूसरे पद का प्रथम वर्ण हमको चाहिए। और ये बदलेगा कौन? म बदलेगा, क्योंकि संधि कर रहा है तो विकार उत्पन्न तो होगा, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन कितने तरह से होता है? एक अनुस्वार में बदलता है, परिवर्तित हो एक। अब किसके पंचमाक्षर में? तो ये म कहता है कि मेरे बाद जो भी वर्ण रहेगा, मेरे बाद, अर्थात मेरे बाद जो भी वर्ण रहेगा उस वर्ण को मैं देखूंगा कि वो वर्ण किस वर्ग का है। ध्यान से देखिएगा, किस वर्ग का है। वर्ग कितने हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और, ये पहले कह रहा है कि मेरे बाद जो भी वर्ण होगा मैं देखूंगा कि ये किस वर्ग का वर्ण है। और ये जिस वर्ग का वर्ण होगा मैं उस वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाऊंगा। कौन से अक्षर में? 5वें अक्षर में बदल जाऊंगा। में बदल जाऊंगा, 5वें अक्षर में मैं बदल जाऊंगा। अब बताइए बाबू, बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? ये ना बदलेगा। इसके बाद जो भी वर्ण रहेगा उस वर्ण के वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताइए, इस म हलंत के बाद जो दूसरा वर्ण अर्थात दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है कौन सा है? द है। क्या है? ई नहीं है, क्या है? अब बताइए कि ये द किस वर्ग का है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में से किस वर्ग का है? चवर्ग। क वर्ग का है। किस वर्ग का है? और तवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? हाँ, क्या होता है? तवर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? न होता है। तो ये जब म हलंत है तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे ये म बदल रहा है। हिम से मैंने म को निकल दिया और किस में बदल गया? न हलंत में। और दी तो आके जुट जाएगा। अब इसको जब हम संयुक्त करके लिखेंगे तो लिखेंगे, है ना? लिखेंगे उसी प्रकार संधि का भी हो जाएगा। अब आप कहिएगा ये तो म हलंत है, उसको हम लोग कहीं पे न पढ़ते हैं तो कोई म पढ़ते हैं। ये कहता है कि मेरे बाद जो भी वर्ण रहेगा सेम प्रोसेस जैसे इसमें हुआ है सेम वैसा ही उसमें भी होगा। मेरे बाद जो भी वर्ण आया पहले देखिएगा कि किस वर्ग का वर्ण है, और जिस वर्ग का वर्ण रहेगा उस वर्ग के 5वें अक्षर में पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत? हिंदी किधर लिखे थे हम? हाँ, इधर आ जाओ। अब इधर देखिए, इस अनुस्वार के बाद क्या है? किस वर्ग का है? वर्ग का। और त्वर्ग का पंचमाक्षर
तो इसको क्या पढ़ेंगे? मैंने आपसे एक और वर्ड पूछा था, संबंध लिखा था एक शब्द, इस अनुस्वार के बाद क्या है? वह किस वर्ग का है? वर्ग का पंचमाक्षर। इसको क्या पढ़ेंगे अब? उसके बाद इस अनुस्वार के बाद क्या है? वह किस वर्ग का है? वर्ग का पंचमाक्षर। क्या हो गया? संबंध। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें सही में पढ़नी है। हालांकि मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए कि जो हम लिखते हैं तो सही क्यों सही। अब हमारा आज का टॉपिक मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम दूर हुआ। क्या है? हिंदी पढ़ना शुरू किया। हिंदी आखिर है क्या? क्या है? अरे मातृभाषा बोले भाषा है। हिंदी क्या है हमारा? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा क्या होता है बताएगा? क्या? अच्छा, अर्थात आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो भाषा है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। केवल बोलना भाषा नहीं कहलाता है, जानवर भी बोलता है ऐसा। लेकिन आप समझ पाते हैं उस बात को? वो बात आपके लिए सार्थक नहीं है जो नहीं समझ पा रहे हैं। वो भाषा होते हुए भी भाषा नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप उसको नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा, सॉरी बात हो रहे हैं लेकिन नहीं समझ रहे हैं उसको। अर्थात आपके लिए वो सार्थक, अगर भाषा को भाषा का आना है तो उसको क्या होना जरूरी है? सबसे पहले सार्थक होना जरूरी है। सार्थक मतलब अर्थ के साथ में होना चाहिए, उसके अर्थ होना चाहिए। ये जो भाषा शब्द है, अब इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी 2 मिनट के लिए। ये भाषा जो शब्द है बाबू, ये भास धातु से निकला हुआ है। किस धातु से? भास धातु से निकला हुआ है। किस धातु से निकला हुआ है? भास धातु। और ये भास जो धातु है मूल भाषा का एक शब्द है। भाषा का, किस भाषा का शब्द है? मूल भाषा क्या होता है? हाँ? अर्थात संस्कृत को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल भाषा हमारी कौन सी है? ठीक है, अब जब मैं मूल भाषा बोलूंगा आप समझिएगा कि संस्कृत की बात कही जा रही है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत को हम क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला, ये जो भाषा जो शब्द है कैसे बना है? तो भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? तो ये जो भास धातु है, धातु क्या होता है? हिंदी में आप लोग क्रिया पढ़े हैं, उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप लोग वर्ब पढ़े हैं, उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। संस्कृत में क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? मैंने कहा कि भाषा जो शब्द है भास धातु से बना है। धातु का मतलब क्रिया, अर्थात भास एक क्रिया है, संस्कृत का क्रिया है। किसका क्रिया है? अर्थात मूल भाषा का एक शब्द है। शब्द से क्या बना है? भाषा बना है। क्या बना है? अब इस भास का मतलब क्या होता है बाबू? भास का मतलब विचार प्रकट। क्या होता है? विचार प्रकट। प्रकट नहीं, क्या है? प्रकट। विचार प्रकट करना। भास का मतलब क्या होता है? विचार प्रकट करना। तो विचार क्या होता है? विचार क्या होता है बाबू, कोई बताएगा? ये आपके मन की बाड़ी है, मन का जो सोचते हैं। आपका सोच आपका विचार है। जब तक उसको आप किसी के सामने नहीं रखते हैं, तब जब आप उसकी नहीं बता रहे हैं, अर्थात तो आप लिखित रूप में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मौखिक रूप से उसको समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं, सांकेतिक बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन उसके प्रति आपका जो सोच है, सोच को हम लोग क्या बोलते हैं? जब तक आपके मुख से वो सोच बाहर ना निकल जाए वो भाषा नहीं कहलाएगा, तब तक विचार रहेगा जब तक इसके दिमाग में है। और वो भाषा कब बनता है? जब आपके मुख के माध्यम से निकलता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए एगो कलुआ खड़िया इधर, कलिया खड़िया, तो लड़की एगो लड़का इधर रोड के इस पर, मान लीजिए कि मुरेठा बोलना है, ये दोनों बाल अगर लड़की इधर फोटो बनाए हैं लड़की का, ये बता दिए। अब बताइए कि रोड के इस पर ही खड़ा है, रोड के इस पर ही खड़ी है, इसके बारे में जो इसको देख के सोच रहा है, क्या इसको पता है कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इसको ये देख रही है खूब घूर?
देख रही है, तो क्या इसको पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? दोनों में किसी को पता नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो जब तक नहीं पता है, इसके दिमाग में जो भी बातें चल रही है, इसके दिमाग में जो भी बातें चल रहा है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा बाबू? अब उसको थोड़ा देर के बाद बर्दाश्त नहीं हो, आपकी दौड़ दौड़ चला है इसके पास, भाग जाएगी तो अब इसके पास से आया बाबू। अब अपने विचार को तो कोशिश किया कि इसके सामने रखे। अब अपने विचार को रखने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मोतिहारी में हैं, अगर आपको जाना है पटना, तो आप कहिएगा सर हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, टेम्पो से, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ से जा सकते हैं। अर्थात यहाँ से पटना जाने के लिए हम किसी न किसी माध्यम का, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मोतिहारी से कहाँ जाना है, पटना जाने के लिए आप कैसे जाएगा? अब ज्यादा खिसिएगा तो आप कहीं पटना जा सकते हैं, घर से खिसिया से आया है, अब पैसा घर से नहीं लिए, गुस्से गुस्से चल गए, तब तो जा सकते हैं। मानते हैं कि अब आजकल तो ट्रेन में जा सकते हैं, ट्रेन का है के लिए। तो मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं आप, मान लीजिए एरोप्लेन से जा रहे हैं, पैसा नहीं है, अगर एरोप्लेन से भी जा सकते हैं पटना ना, फ्लाइट करवा के। तो अब यहाँ से पटना जाने के लिए आपका माध्यम कौन कौन सा बना? बस, ट्रक, टेम्पू, साइकिल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, जो कुछ भी बना, लेकिन माध्यम का आपने चुनाव किया पटना जाने के लिए। उसी प्रकार अब देखिए जब यहाँ पे आया तो अपने विचार को कैसे व्यक्त करेगा? के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से? अब वो माध्यम कौन कौन सा हो सकता है बाबू? ये हो सकता है कि लिख कर इसको, सॉरी बोलकर बताए इसको। कैसे बताए? बोलकर बताए। बोलने में शर्म आता है, नहीं बोल सकता है तो लिख कर देगा। कैसे देगा? कोई नहीं पढ़ा लिखा है तब इशारों इशारों में बताएगा। कैसे बताएगा? इशारों इशारों में बताएगा। और उसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा का हमने नाम दे दिया। उसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक। बोलते हैं कि भाषा वो मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा नहीं होता है, भाषा को व्यक्त करने के माध्यम है। उस भाषा को व्यक्त करने का ये, जैसे आपको मोतिहारी से पटना जाने का माध्यम बस है, वैसा ही भाषा को व्यक्त करने का माध्यम मात्र 3 हो सकता है आपके पास। या तो आप बोलकर उसको बता सकते हैं, या लिख कर बता सकते हैं। अगर नहीं बोलना, अगर शर्मा रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, लिख भी नहीं सकते हैं, तो कैसे? संकेत इशारा लिखकर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं आप। कबो कबो करना चाहिए, हाँ नहीं किए तो छुट्टी के बाद ऑफिस में, ठीक है। अब ये जो माध्यम है बाबू, भाषा को व्यक्त करने का माध्यम कोई सा भी हो, उसको सार्थक होना जरूरी है। बोलते हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, भाषा कोई सा भी हो, उसको क्या होना जरूरी है? मैंने शुरू में बताया उसको क्या होना जरूरी है। अगर वो सार्थक नहीं है तो भाषा, कोई भी भाषा, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो समझ रहे हैं तो आपके लिए सार्थक है, तभी तो आप समझ पा रहे हैं। ये मौखिक एक प्रकार का भाषा। अगर मैं यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा है, आपके सामने लिख कर प्रस्तुत किया है, जो कुछ आपको समझ में आ रहा है, सर देखिए समझ में आ रहा है, तो ये क्या है? लिखित भाषा है, क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं। अगर मैं जो कुछ भी, अगर मैं बोलूं किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाइएगा? अगर इशारा करके, खड़ा है आपको देख रहा है, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो आएगा है। बुलाने के लिए सार्थक कौन है? बुलाने के लिए सार्थक। लेकिन सांकेतिक भाषा बहुत कठिन होता है बाबू। ऐसे सांकेतिक भाषा में कुछ ऐसे संकेत है जिसको निर्धारित कर दिया गया है। अगर मान लीजिए हमको किसी को बुलाना हो तो हम ऐसे बुलाएंगे, ऐसे नहीं बुला सकते। ऐसे बुलाएंगे तो भाग जाएगा, आएगा क्या? आना तो आएगा तो बड़ी मार मारेगा, बोलेगा कि तो हमको मारने के लिए बुला रहा है, मारने के लिए बोल रहा है, मारेगा, नहीं तो भाग जाएगा, वो आएगा नहीं। लेकिन मैं, अच्छा आप लोग ताली बजाते हैं, किसी को संबोधित करने के लिए ताली बजाते हैं, वही ताली मंदिर में भी जाकर बजाया जाता है, भजन कीर्तन बजाया जाता ना। अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसके पापा बहुत खराब आदमी, बहुत खतरनाक, खराब नहीं, बहुत खतरनाक आदमी। अब बोलता है कि शाम को चला जाएगा खेलने, तो बोला हमारे पापा नहीं जाने देंगे। और जब नहीं जाने देंगे, तुम आना क्या करना, कैसे चला जाएगा? मोबाइल भी नहीं है हम लोगों के पास। तू आना तो मेरे खिड़की के पास 2 बार ताली बजा देना, हम समझ जाएंगे तू आ गया है, और हम निकल के आ जाएंगे बाहर। अब वो उसका दोस्त आया और 2 बार खिड़की के पास ताली बजा, वो निकल आया। तो वही ताली हम किसी को संबोधित करने के लिए बजा रहे हैं, वही मंदिर में भजन कीर्तन के समय बजा रहे हैं ताली, और वही ताली अपने दोस्त को बुलाने के लिए बजा रहे हैं।
सांकेतिक भाषा का बाबू कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत है जिसको निर्धारित कर दिया गया है, कुछ संकेत ही है। जैसे बुलाने के लिए ऐसे भी बुला सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ऐसे बुला रहे हैं कैसे बुला रहे हैं, ठीक है। कुछ सारे सांकेतिक भाषा, सबसे अगर कठिन भाषा देखा जाए बाबू, तीनों भाषा में भाषा को व्यक्त करने का जो 3 माध्यम है, तीनों माध्यमों में सबसे कठिन माध्यम सांकेतिक माध्यम। इसका पता ही नहीं चलता है कि कहना क्या चाह, कोई दिक्कत। तो एक ही ताली का प्रयोग हमने 3 जगह किया। घंटी बजता है स्कूल में तो हम समझते हैं कि छुट्टी हो गया, मंदिर में घंटी बजता है तो हम क्या समझते हैं कि आरती का पूजा पाठ का टाइम हो गया। ऐसे तो नहीं मंदिर में लोग घुसे घंटे पे भाग जाएगा सब, उसका अर्थ एक तो नहीं ना हो रहा है। कहीं पे घंटी बज रहा है तो कहीं पे लोग भाग रहे हैं, कहीं पे लोग जा रहे हैं। तो सांकेतिक भाषा निश्चित नहीं होता है, उसका कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है सांकेतिक भाषा का, कोई दिक्कत। चलिए, तो भाषा को व्यक्त करने का माध्यम कितना, लेकिन मुख्य रूप में देखा जाए बाबू तो 2 ही होता है। कितना होता है? मुख्य रूप में 2 भाषा होता है। भाषा को व्यक्त करने के माध्यम कितने होते हैं मुख्य रूप में? एक मौखिक भाषा और दूसरा, अर्थात जिसको हम लोग बोलकर व्यक्त करते हैं मौखिक बोलते हैं, जिसको लिखकर व्यक्त करते हैं हम लोग क्या पढ़े अभी कि भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है, क्या है। और भाषा कोई सा भी हो, विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसको अगर भाषा कहना है तो उसको क्या होना जरूरी है? सार्थक होना जरूरी है। जब तक सार्थक नहीं होगा तब तक भाषा होगा। ये तो है। अच्छा, गलती है, कैसे सही हो? आती है होगा, गलती हो। आती, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा कि सीता आम क्या करती है, करती नहीं, अब क्या करता है। आप कहेगा सर ये गलत है लिखा, मैं बोल रहा हूँ ये सही है। मैं बोल रहा हूँ कि सीता क्या करती है, क्या करता है, आम खाता है। आम खाने का तो सेंस पता चल रहा है, अर्थात मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको तो समझ सकते हैं ना, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये शुद्ध रूप में नहीं है, अर्थात ये हमारा जो वाक्य है शुद्ध नहीं है। कि हमको कौन बता रहा है कि वाक्य शुद्ध है हमारा? कि हमको व्याकरण बहुत याद आ रही है। ये हमको कौन बताता है बाबू? तो व्याकरण बताता है। कौन बताता है? और व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण मतलब बाबू अपने भाषा को शुद्ध और सार्थक कैसे बनाना है, ये सिखाता है हमको। मैंने यहाँ पे लिखा है सीता आम खाता है तो आप समझ सकते हैं कि आम खाने की बात कही जा रही है, और खाने वाला कौन है? सीता है। ऐसा मैंने, अगर मैं यहाँ पे बोलूं अब सही क्या होगा, तो सीता आम खाता है नहीं होगा। कौन बता रहा है? व्याकरण कह रहा है। व्याकरण कहता है कि आपका वाक्य में अगर कर्ता आपका स्त्रीलिंग है, अगर के साथ जो क्रिया लगती है बाबू वो भी होना चाहिए। अगर वाक्य में अगर आपका कर्ता पुल्लिंग है तो उसके साथ जो क्रिया लगेगी वो कैसी लगेगी? पुल्लिंग ही लगेगी। अकॉर्डिंग ये हमको कौन बता रहा है? ये व्याकरण पढ़ते हैं, ये ना, जब व्याकरण एक टॉपिक है तो उसको पढ़ ले। व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? वो हमारे भाषा को शुद्ध और सार्थक बनाने का काम करता है। अर्थात व्याकरण एक प्रकार का ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को लेने के बाद हमको ये पता चलता है कि हम अपनी भाषा को शुद्ध और सार्थक कैसे बनाएंगे। क्योंकि जब भाषा जब तक सार्थक नहीं होगा तब तक उसको भाषा कहेंगे ही नहीं। अगर भाषा को भाषा कहना है तो उसको क्या होना जरूरी है? तो फिर सार्थक हमको कैसे पता चलेगा कि सार्थक है कि नहीं? वो कौन बताता है? फिजिक्स, व्याकरण बताता है। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत दिन हो गया वो थोड़ा गड़बड़, एग्जाम में दबा जा रहा है। क्या पढ़ते हैं? भाषा या भाषा? हाँ, क्या पढ़ते हैं? हाँ, क्या पढ़ते हैं उसको? तालाबे सब मूर्धन सा और तालाबे सब, हम मूर्धन सा ध्वंस क्यों बोलते हैं? चलिए से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? अगर मान लीजिए जब तीनों को एक ही जैसा पढ़ते हैं, हम तीनों को सही बोलते हैं,
अब यहाँ पे तो आप नहीं कर रहे मूर्धन स भा मूर्धन स पढ़ रहे हैं भाषा, तीनों को एक ही जैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो जब तीनों को हम एक ही जैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं तो फिर तीन अलग अलग क्यों लिखा गया? हाँ, पहला तालु के साथ बोला था इसलिए उसको बोल दिया गया ये तालब बेसा, दूसरा मूर्धा के साथ बोला था इसलिए उसको बोल दिया गया, अर्थात एक तालु से उच्चारित होता है ये तालब बेसा हो गया, ये मूर्धा से उच्चारित होता है तो ये दांत से उच्चारित होता है, अर्थात हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो कहाँ पे टकराती है? दांत में, और ये सब का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसकी उच्चारण स्थान के आधार पे इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि तालु से उच्चारित होता है तो तालब बेसा हो गया, मूर्धा से उच्चारित होता है तो। चलिए आप बताइए कि क्या है, कहाँ से उच्चारित करते हैं? क कंठ ख कंठ ग। हाँ, जब ये सही है तो ये भी तो सही होना चाहिए, कंठ क कंठ ख। अब बोलिए तालु च तालु छ तालु ज, बोलिए इसको। जब ये सही है तो ये भी तो सही होना चाहिए ना, इसके उच्चारण स्थान के आधार पे आप बोल रहे हैं तो इसको बोलिए कंठ क कंठ ख कंठ क। कैसे? चलिए इसको देखिए कैसे क्या बोलते हैं, क्या बोलिए तो च, हैं? जब बोल रहे हैं उस समय आपकी जिह्वा कहाँ पे स्पर्श कर रही है? अरे छोड़ो तालु मुर्दा तांत छोड़ो, कंठ कंठ छोड़ो, जहां पे स्पर्श करें वहीं पे स्पर्श करा के बोलना है श। क्या बोलना है? ये वाला श हुआ, अर्थात जहां से हम च को उच्चारित कर रहे हैं वहीं से कहा क्या उच्चारित करेंगे? च को। जैसे च श, जहां पे च बोलने के लिए जीभ हमारा जहां पे स्पर्श करा है, जीभ को वहीं पे स्पर्श करा के क्या बोलेंगे? आज के बाद से ताला व मूर्धन धन छोड़ दिए लोग, ठीक है बा? इसे क्या बोलेंगे? च श। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे तो बोलेंगे च श च स, इसको बार बार बोलिएगा ना, आपको भी बोलना आ जाए। दूसरा आप बोलिए ट ट, जीभ मूड का स्पर्श हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? जहां पे भी हो रहा है चुपचाप रहना है, बोलना नहीं। जीभ मूड का स्पर्श हो रहा है ना, वैसा ही जीभ को मूड के स्पर्श कराना है, जहां पे ट बोलने के लिए हमारा जीभ मूड का स्पर्श हो रहा था, वैसा ही जीभ को मूड का स्पर्श कराना और बोलना है श। एक तो हुआ श, दूसरा श, दोनों में अंतर है। अरे बोलिएगा तब तो पता चलेगा, तो हमारा सुन के बोला हो ना है, है? ट श ट श ट श, और ये हो गया जो आज तक बोलते रहे वो वाला स है, एकदम खुल्लम खुल्ला स, ट स। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहेगा हमेशा डेली। मान लीजिए टंग ट्विस्टर, समझिए कि टंग ट्विस्टर ही आपका एक, क्या बोलेंगे? च श ट स त स। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहेगा, क्योंकि उसको रूप में हमको पढ़ना है। व्याकरण पढ़ रहा है और गलती पढ़े तो फिर क्या फायदा है व्याकरण पढ़ने से? काहे ला पढ़ रहा है? घर पे बैठ के किताब तो खरीद लीजिए, उसी को पढ़ लीजिए। एग्जाम एग्जाम में ना पास करना है। यहाँ पे आप आए हैं और स्पेशल टाइम दे रहे हैं हिंदी पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ नया सीख के चाहिए भाई। वास्तविकता क्या है मैं उससे परिचय करा रहा हूँ, उससे वाकिफ करा रहा हूँ कि वास्तव में होता क्या है, चीजों को पढ़ना क्या था, पढ़ा क्या दिया गया। कोई दिक्कत? हाँ, तो कैसे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा? च श ट स त। ठीक है, एक बार बोलिए तो हो जाएगा। आज के बाद से ताला मुर्दन धन धन मत नहीं बोलना है, ठीक है? बहुत पिटाई करेंगे। हाँ, कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी को बताना अगर नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसका थोड़ा। और अब आपके घर में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो अभी इनिशियल सीखना शुरू किया, अभी भाषा को सीख रहे हैं, तो लिखना सीख रहे हैं, ताला पे चाहिए उसको। आप कोशिश की रूप में इसको बोले हो, आप पिटा जाएगा। अब देखो बाबू, हमको तो ये पता नहीं कि गलती किसमें है कि इसको ताला पे आप में गलती थी कि आपको सिखाने वाले में गलती थी। जो रियलिटी है मैं उससे वाकिफ करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? अगर कहिएगा तो इसको कोई इससे मतलब लेना देना नहीं है। बस आप लोग को मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो गलती है, आप क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको आप गलत पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोग गलत पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंस करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? हो गया वो बाद में पढ़िए।
क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है वो। कुरुक्षेत्र नहीं लिखा। शुद्ध उच्चारण में आपसे पूछा, आप जो कहीं लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र नहीं है। फिर मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें हैं जो को पढ़नी है अभी। पेशेंस रखिए, पेशेंस सबसे बड़ा चीज होता है। अगर पेशेंस है तो अभी आप तो ही आप सीख सकते हैं, था नहीं। इसको पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र, क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्र, उसका शुद्ध उच्चारण कुरुक्षेत्र नहीं कुरुक्षेत्र है। क्या पढ़ते हैं? कक्षा पढ़ते हैं, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा नहीं बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं ना। और च के बाद भी एक छ आता है और ये वाला छ, तब हमको कैसे पता चलेगा कि इस छ को लिखना है कि इस छ को लिखना है? ये वाला जो छ है, जब इसको तोड़ेंगे है क च और अ में टूटता है। कैसे टूटता है? अर्थात अपने पहले कैसा साउंड देगा? क का साउंड देगा। लेकिन कब? जब ये शब्द के रहेगा तो उसको हम पहले क साउंड नहीं, क साउंड आता है। क्या लिखा हुआ है? अब एक क्षत्रिय नहीं लिखा हुआ है, क्षत्रिय लिखा हुआ है। अब क्यों? यहाँ पे तो क का लोप हो गया, यहाँ पे तो क का लोप हो रहा है ना। अब क्यों हो रहा है? वर्ण पढ़ेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े है ना। स्वर वर्ण किसे, इसका उच्चारण स्वतः होता है। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? इसकी सहायता से, स्वर वर्ण के सहायता से होता है। अगर स्वर वर्ण न रहे, और स्वर वर्ण आता कहाँ है? कहाँ आता है? व्यंजन वर्ण के बाद आता है। और व्यंजन वर्ण के बाद लगकर उसके अर्थ उच्चारण को पूरा कर देता है। क्या लिखा वर्ण है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। जो हलंत के साथ जो वर्ण लिखा रहता है उसको नहीं पढ़ा सकता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि क है तो क नहीं लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है लेकिन आप इसको उच्चारित नहीं कर सकते, गलत हो गया। क्योंकि क ये नहीं है, क ये है। एक क हलंत लग गया, ये स्वर रहित हो गया। और जो स्वर रहित वर्ड होते हैं उसको केवल और केवल हम लिख सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही उसको बोल सकते। तो क्या पढ़ेंगे? ये अपने पहले का साउंड देता है कुरुक्षेत्र, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? अब धर्म क्षेत्र नहीं लिखा है, धर्म क्षेत्र लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने सिलेबस को छोड़े नहीं, सिलेबस को लेके चलना है साथ में। फिर मिलते हैं कल सेम टाइम।